हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये हम पॉलिटिकल साइंस की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं जो आगामी आपको किसी भी स्टेट से, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, किसी भी स्टेट का पीजीटी दे रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहे हो या यूजीसी नेट दे रहे हो, इसमें आपको काफ़ी हेल्प करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए, पहला आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, अधिकार वह है जिसकी हम दूसरों से तथा दूसरे हमसे अपेक्षा करते हैं, या किसने कहा है? तो ये कहे हैं हॉब्स हाउस ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अधिकार व्यक्ति का वह दावा है जो वह समाज से प्राप्त करता है और उसे शासन द्वारा लागू किया जाता है, लेकिन प्रत्येक दावा अधिकार नहीं हो सकता, अतः नैतिक दावा ही अधिकार कहलाता है। अधिकार के संबंध में एलटी हॉब्स हाउस की परिभाषा, अधिकार वह है जिसकी हम दूसरों से तथा दूसरे हमसे अपेक्षा करते हैं। ठीक है। ग्रीन की परिभाषा, अधिकार मानव के विकास के लिए बाह्य परिस्थितियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेस्ट ऑफ द अर्थ की भूमिका किसने लिखी है? तो ये लिखी है जॉन पॉल सार्त्रे ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसकी भूमिका लिखी है, यह पुस्तक देखिए रचना की भूमिका किसने लिखी है? तो ठीक है। और फ्रेंच फेनन की और भी बुक देख ली, कौन कौन सा है? ये काफ़ी बार यूजीसी नेट में ब्लैक स्किन वाइट मास्क पूछा जा चुका है। ठीक है, बाकी आप देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्रथम सद्गुण है, यह कथन किसका है? ठीक है, न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्रथम सद्गुण है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है, देखिए ऑप्शन क्या है, अरस्तु है, जॉन रॉल्स है, एंड्रिया डॉर्किन है और मैकनॉन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन रॉल्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राजनीतिक रक्तपात रहित युद्ध और युद्ध रक्तपात युक्त राजनीति है, यह किसका कथन है? तो ये कथन है आपके माओ त्से-तुंग का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकी भी बुक का आप देख लीजिए, इनकी बुक है न्यू डेमोक्रेसी कॉन्ट्राडिक्शंस। ठीक है, पीपल्स डिक्टेटरशिप। इसको देखिए, ये माओ की बुक को आपको क्रम में सजाने को आ सकता है। लेनिन का बुक तो कई बार आ चुका है, मार्क्स का बुक आता है, आज देखो मार्क्स लेनिन के तो कई बार आ चुका है, तो माओ की बुक भी आने की अब बहुत बहुत संभावना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, या नोट डाउन कर रहे हो तो नोट डाउन कर लो। अगला, कौटिल्य किस विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य करते थे? तो ये शिक्षण कार्य करते थे तक्षशिला विश्वविद्यालय में। अगला है, फतवा जहांदारी की विषय वस्तु निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसमें है मुस्लिम शासकों के लिए नसीहत। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला है, बेगमपुरा ईश्वर तथा साम्राज्य की कल्पना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है कबीर से। ऑप्शन नंबर बी। अगला, आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की है? तो पंडिता रमाबाई ने की है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसने कहा कि इंग्लैंड केवल चुनावों के दौरान लोकतांत्रिक होता है? तो ये रूसो। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला, अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है थियोडोर अर्नाल्डो। ठीक है। अगला है, यह मत किसने दिया कि एक आदर्श संविधान राजनीतिक अभिजात्य को उत्तम नैतिक स्वरूप
में संजोकर रखता है और अस्थायी राजनीतिक उत्कृष्टता प्रदान करता है। ठीक है, क्या, एक बार मैं फिर से बोलती हूँ। यह मत किसने दिया है कि आदर्श संविधान राजनीतिक आधिपत्य को उत्तम नैतिकता उत्तम नैतिक स्वरूप में संजो कर रखता है और अस्थायी राजनीतिक उत्कृष्टता प्रदान करता है। तो ऑप्शन बी एरिस्टोटल ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिसंकेंद्रीय विलयों जैसे केंद्र, अर्धपरिधि, परिधि से युक्त वैश्विक आर्थिक प्रणाली का विचार किसने प्रदान किया है? तो ये प्रदान किए इमानुएल वॉलस्टीन ने, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोर, परिधि और अर्धपरिधि। अगला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम से प्रांतों में द्वैध प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है और प्रांतीय स्वायत्तता को लागू कर दिया गया है? ठीक है, देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम से प्रांतों में द्वैध प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है और प्रांतीय स्वायत्तता को लागू किया गया है? तो किससे प्रांतों में किया गया था? ऑप्शन नंबर 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में पहली बार संघीय व्यवस्था लागू की गई। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू किया गया। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रांतों में स्वायत्तता प्रदान कर दी गई, जिसके अनुसार 1937 में अनेक प्रांतों में भी लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की मौलिक अधिकारिता के संदर्भ में कौन सा कथन, मतलब कौन सी बातें सही है? देखिए, एक एक पढ़ते हैं। भारत सरकार एवं एक या अधिक राज्यों के मध्य विवाद, दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद, भारतीय क्या पूछा जा रहा, क्या सही नहीं है? देखिए, ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकार को प्रवर्तित कराने के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय को अन्याय मौलिक अधिकारिता प्रदान करना। डी है, उच्चतम न्यायालय को सभी न्यायालय एवं अधिकरणों पर व्यापक मौलिक अधिकारिता प्रदान करना। ठीक है, देखते हैं, राइट आंसर यही हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय को सभी न्यायालय के अधिकरणों पर व्यापक मौलिक अधिकारिता प्राप्त। नहीं पूछा जा रहा था ना, तो यही नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला है, पंचायती राज व्यवस्था पर अशोक मेहता समिति की अनुशंसा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो देखिए, ए है, समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की जो जिला स्तर पर जिला पंचायत एवं गांव स्तर पर पंचायत के रूप में होती है। फिर है, न्याय समिति को पंचायतों के विकास से पृथक निकायों के रूप में रखा जाना चाहिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें क्रमवर्तित आधार पर आरक्षित की जानी चाहिए। फिर सभी जिला स्तर के अधिकारी रूप से जिला पंचायतों के सदस्य होंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, न्याय समिति को पंचायतों के विकास से पृथक निकाय के रूप में रखा जाना चाहिए। देखिए, दिसंबर 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति का गठन किया गया,
जिसने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और देश में पदोन्नति, पंचायती राज पद्धति को पुनर्जीवित और मजबूत करने हेतु 132 सिफारिश की। इसकी मुख्य सिफारिश इस प्रकार है। पहला तो त्रिस्तरीय पंचायत राज को द्विस्तरीय बनाना, जिसमें जिला और नीचे मंडल पंचायत होगा। 15,000 से 20,000 जनसंख्या वाले गांव के समूह होने चाहिए। अगला है उनकी जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति के लिए स्थान आरक्षित हो। न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग निकाय के रूप में रखा जाना चाहिए। एक योग्य न्यायाधीश द्वारा इनका सभापतित्व किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद के गठन एवं उसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता का प्रावधान? तो इसका है आर्टिकल 74। देखिए 71 में राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच फैसले उच्चतम न्यायालय में होते तथा इसका फैसला अंतिम होता है। 55 है राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके। 56 है राष्ट्रपति का कार्यकाल उसके पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष, जिस दिन पद धारण करता उसकी तिथि से 5 वर्ष का होता है। आगे है भारत के संवैधानिक भवन को सीमलेस वेव के पद के रूप में किसने अवधारणीकृत किया है? तो ये किए हैं ग्रेवियल ऑस्टिन, ऑप्शन नंबर बी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन चंडी प्रसाद भट्ट से संबंधित है? तो ये है आपको चिपको आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन उच्चतम न्यायालय के विवादों की लाइव स्ट्रीम पर आधारित उच्चतम न्यायालय के निर्णय से संबंधित है? तो इंदिरा जयसिंह, ऑप्शन नंबर ए। आगे है, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल को भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र से प्रथम राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त? तो ये हो जाएगा आपका नेशनल पीपल्स पार्टी, ऑप्शन नंबर सी। नेशनल पीपल्स पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला। इसके साथ ही यह पार्टी पूर्वोत्तर भारत की पहली पार्टी है जिसने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त किया। 2013 में पीएम संगमा ने इस पार्टी का गठन किया था। फिलहाल यह पार्टी मेघालय। आगे है क्वेश्चन नंबर, संगठनों के अध्ययन में व्यवहारवादी दृष्टिकोण से आज से, जो संगठन में व्यवहारवादी दृष्टिकोण है उसका, व्यवहारवादी का क्या दृष्टिकोण है उसका क्या आशय है? तो देखिए ऑप्शन देख लीजिए एक एक करके। संगठनात्मक संदर्भ में व्यवस्था का अध्ययन। बी है व्यक्तिक लोक सेवा के व्यवहार का अध्ययन। सी है संगठनात्मक व्यवहार के अध्ययन में व्यवहारवादी विज्ञान का उपयोग। डी है व्यवहारवादी नेतृत्व के आधार पर संगठनात्मक संरचना का अध्ययन। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर, एक मिनट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी में क्या था? सी में था आपका, एक मिनट, ठीक है। चलिए अगला है, प्रतिस्पर्धात्मक लोक प्रशासन में फेडरिक्स द्वारा निम्नलिखित कौन सी प्रवृत्तियों पर अध्ययन किया गया है? फेडरिक्स के द्वारा देखिए एक एक ऑप्शन देखते हैं। अनुभव मूलक से मानकीय की ओर स्थानांतरण, भाव मूलक से मानविकीय की ओर स्थानांतरण, परिस्थितिकीय से गैर परिस्थितिकीय की ओर स्थानांतरण, नैतिक से नियम आधारित अध्ययन की ओर स्थानांतरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छा इसमें कोई नहीं है, इसमें इस क्वेश्चन को ही डिलीट किया गया, उचित विकल्प नहीं है। तो मानवीय से अनुभवी की ओर स्थानांतरण, गैर परिस्थिति से परिस्थिति की ओर स्थानांतरण, विशिष्ट से सामान्य के स्थानांतरण, प्रतिस्पर्धात्मक लोक प्रशासन में फ्रेडरिक्स द्वारा निम्नलिखित प्रवृत्तियां दी गई। आप ध्यान रखिए प्रवृत्तियों को, ठीक है।
क्या है? मानकीय से अनुभव, गैर परिस्थिति से परिस्थितिकी, विशिष्ट से सामान्य। नेक्स्ट है, देखिए अगर आप हायर का एग्जाम दे रहे हो उसमें रिक्स से एक क्वेश्चन जरूर आता है फ्रेंड्स। रिक्स को तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना, रिक्स से आता ही है, आता क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, टेलर की मानसिक क्रांति की अवधारणा निम्नलिखित किसके अध्ययन से संबंधित है? तो ये है आपका समरसता एवं सहयोग। अगला है, अब इनका देखिए, इसको क्रम में सजाने को आता है, पीस रेट सिस्टम, शॉप मैनेजमेंट, द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल, द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखिए 1895, 1903, 1906, 1911। निम्नलिखित में से कौन सी एक नौकरशाही मॉडल की कमी है? ठीक है, नौकरशाही मॉडल की कमी है, तो देख लेते हैं एक एक ऑप्शन। देखिए, विधिक तर्क परक सिद्धांतों का अभाव, बी है नौकरशाही संगठन के संचालन में विधि के शासन का अभाव, सी है दिशा निर्देशक कार्यवाही के रूप में मानकीय कारकों का अभाव, सैद्धांतिक रूप से समेकित कार्यवाहियों की संपूर्ण व्यवस्था का अभाव। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति बालकृष्ण इराडी। तो भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण, जिसको NCDRC की स्थापना 1988 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 86 के अनुसार किया गया। भारतीय उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए भारतीय संसद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया। राष्ट्रीय उपभोक्ता निवारण अधिनियम के प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी बालकृष्ण इराडी हैं। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति RK अग्रवाल वर्तमान में आयोग के प्रभारी हैं। अगला है, नीति आयोग का गठन कैसे हुआ है? तो इसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्पना द्वारा हुआ है। सारा मैं ऑप्शन पढ़ रही हूँ। देखिए पहला ऑप्शन है, इसका गठन संसद के एक अधिनियम द्वारा हुआ है। ठीक है, दूसरा जो आंसर है वो तो है, इसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल की संकल्पना द्वारा हुआ है। सी बोला जा रहा है, इसका गठन भारत सरकार के कार्यपाल आदेश द्वारा हुआ है। इसका गठन योजना आयोग के आदेश द्वारा हुआ है। तो देखिए ध्यान रखिए, इसका कैसे हुआ है? इसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्पना द्वारा हुआ है। डेट भी पूछा जाता है, 1 जनवरी 2015 को पूर्व में चली आ रही योजना आयोग के स्थान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्पना पर नीति आयोग का गठन किया गया। इसमें सहकारी संघवाद की भावना को केंद्र में रखते हुए अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार के दृष्टिकोण की परिकल्पना को स्थान दिया गया। ट्वेंटी 27 है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की उल्लेखनीय विशेषता नहीं है? तो क्या उल्लेखनीय विशेषता नहीं है? गर्भवती महिला आंगनवाड़ी में निःशुल्क जांच की हकदारी होगी, नहीं है पूछा जा रही। देखिए अब खाद्य सुरक्षा अधिनियम में ये क्या क्यों आएगा? देखिए बाकी ऑप्शन देख लीजिए, फिर आप ऑप्शन से इसको एलिमिनेट करके आंसर लगा सकते थे। क्या क्या है ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन है, गर्भवती महिला भोजन की हकदार है, ठीक है। राशन कार्ड जारी करने के उद्देश्य हेतु कुटुंब की सबसे प्रौढ़ महिला कुटुंब की मुखिया होंगी, ठीक है। गर्भवती महिला मातृत्व लाभ के रूप में न्यूनतम 600 रुपये प्राप्त करने की हकदार होगी। गर्भवती महिला आंगनबाड़ी में निःशुल्क जांच की हकदार होंगी, तो ये नहीं है, ठीक है। किसमें है? देखिए है तो
मतलब निशुल्क होगा, लेकिन ये जो राष्ट्रीय, देखो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में जांच का तो कोई बात नहीं होता ना। हाँ, खाने पीने का होता है, राशन वासन का होता है, राष्ट्रीय क्या है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, तो उसमें इसका उल्लेख क्यों होगा आपकी जांच का। ठीक है, इसको आप एलिमिनेट करके इसका आंसर ला सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का दर्शन निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनुप्रमाणित एवं निर्मित है। तो इस है संविधान सभा के 22 जनवरी 1947 के प्रस्ताव द्वारा, ऑप्शन बी। अगला है 29, वर्तमान स्थिति में संघ, राज्य एवं समवर्ती तीनों सूचियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। असत्य पूछा जा रहा है, तो संघ में 27, ये वाला ऑप्शन बी असत्य है। देखिए, वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं, पहले 97 थे, अभी है 100। राज्य सूची में 61, मूलतः 66 थे। समवर्ती में 52, मूलतः 47 थे, ध्यान रखिएगा। और भारतीय संविधान के अनुसूची 7 के तहत विधायी विषयों को 3 सूची में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, व्यक्तिगत प्रबंध के माध्यम से कार्यकारी नियंत्रण करने की नकारात्मक विधियां जिनका भारत में कम प्रयोग किया गया है, तो ये हो जाएगा नगद जुर्माना अधिरोपण, ऑप्शन ए। अगला है 31, हेनरी फेयोल का प्रशासन सामान्य सिद्धांत निम्नलिखित किस पर अनुप्रयोज्य है। तो यह है टॉप मैनेजमेंट लेवल, शीर्ष प्रबंध स्तर। तो 14 सिद्धांत है इनका, कार्य विभाजन, प्राधिकार, अनुशासन, निर्देशन में एकता, सामान्य हित में सर्वोपरि, पारिश्रमिक केंद्रीकरण, स्केलर श्रृंखला, क्रम व्यवस्था, साम्य, कर्मचारियों के कार्यकाल की स्थिरता, पहल, सैन्य भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किसने कहा समस्या समाधान सिद्धांत विश्व को उस रूप में मानता है जिसका कि वह प्रचलित सामाजिक एवं शक्ति संबंध और संस्थाओं के साथ उसमें पाता है जिसमें कार्रवाई के लिए दी गई रूपरेखा के रूप में संगठित किए जाते हैं। ठीक है, तो ये कौन बोले थे, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर, ये कॉक्स बोले थे, 1 मिनट, रॉबर्ट डब्ल्यू कॉक्स। देखिए, समस्या समाधान सिद्धांत विश्व को उस रूप में मानता है जैसा कि वह प्रचलित सामाजिक एवं शक्ति संबंध और संस्थाओं के साथ उसमें पाता है जिसमें वे कार्यकारी के लिए दी गई रूपरेखा के रूप में संगठित किए जाते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सिक्योरिटी डायलेमा सुरक्षा सुविधा के पद की रचना की है। तो ये किए थे जॉर्ज हर्ज। ठीक है, ये आता है सिक्योरिटी डायलेमा। तो सिक्योरिटी डायलेमा सुरक्षा दुविधा पद की रचना जॉन हर्ज ने किया था। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सुरक्षा दुविधा तब होता है जब एक राज्य की सुरक्षा में वृद्धि अन्य राज्यों को अपनी सुरक्षा के लिए भयभीत करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया था कि राज्य सुरक्षा के बजाय शक्तियों को अधिकतम पाने का प्रयास। तो यह है जॉन मियर सिमर, ऑप्शन नंबर डी। इनकी बुक याद रखिए, द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स 2001। अगला है आप इस वाक्यांश के साथ किस लेख को संबंध करेंगे। अराजकता वह है जिसे राज्य उत्पन्न करता है। तो ये अलेक्जेंडर वेंट। क्या है, अराजकता वह है जिसे राज्य उत्पन्न करता है। इनकी पुस्तक का नाम है एनार्की इज व्हाट स्टेट मेक ऑफ इट सोशल कंस्ट्रक्शंस ऑफ पावर पॉलिटिक्स, 1992। निम्नलिखित में से किस वर्ष मुंबई 2011 जो घटना हुई थी वो हुआ था 2008 में।
अगला है वंदे भारत मिशन का उद्देश्य क्या था। वंदे भारत मिशन का उद्देश्य था भारत के बाहर विपदाग्रस्त भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापसी। वंदे भारत योजना। वंदे भारत मिशन विवादाग्रस्त नागरिक राहत बचाव अभियान, जिसका उद्देश्य भारत से बाहर विवादग्रस्त भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाना। यह अभियान कोविड-19 में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापस लाने के लिए चलाया गया अभियान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, गुट निरपेक्ष आंदोलन भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष भाग लिया था। तो भारत स्टार्टिंग से ही इसका सदस्य है। देखिए 1961 में गुट निरपेक्ष की औपचारिक शुरुआत हुई। इसकी स्थापना में भारत, मिस्र, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया द्वारा किया गया। पहले सम्मेलन में कितने देश थे। तो 25 थे। निम्नलिखित में किस वर्ष एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो 2014। एक्ट ईस्ट पॉलिसी अलग है, लुक ईस्ट पॉलिसी अलग है। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी जब जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात की। पूर्व की ओर देखो कि नीति भारत के द्वारा 1990, एक तो है लुक ईस्ट पॉलिसी, एक है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी नरेंद्र मोदी के शासनकाल में और लुक ईस्ट पॉलिसी पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक लेनिन द्वारा लिखी गई है। देखिए लेनिन, मार्क्स, इन सब की बुक काफ़ी आती है। तो व्हाट इज टू बी डन है, स्टेट एंड रेवोल्यूशन है, व्हाट इज हिस्ट्री है, मार्क्सिज्म टुडे। तो ए और बी इसका राइट आंसर है। देखिए द स्टेट एंड रेवोल्यूशन 1917, व्हाट इज टू बी डन ये है। और ये वाला इनकी बुक ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इम्पेरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म रशिया, ये भी मतलब इनकी बुक भी क्रम में सजाने को आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस संकल्पना के साथ JF लियोटार्ड संबंधित है। लियोटार्ड संबंधित है, तो ये संबंधित है आपके, देखिए ज्ञान आधारित प्रतिवेदन, फिर है भाषाई खेल, फिर है आपका संप्रेषणात्मक पारदर्शिता। ए, बी और डी। देखिए थोड़ा सा डिटेल देखिए। लियोटार्ड द्वारा उत्तर आधुनिक विचारक हैं, इन्होंने निम्न संकल्पनाओं का प्रतिपादन किया। भाषाई खेल, ज्ञान आधारित प्रतिवेदन, संप्रेषणात्मक पारदर्शिता। लियोटार्ड कहता है कि समस्त संसार निश्चित उद्देश्य के लिए संचालित हो। इसकी महत्वपूर्ण पुस्तक है द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, अ रिपोर्ट ऑन नॉलेज, 1979। अगला है निम्नलिखित में कौन से हॉब्स के दर्शन से संबंधित है। तो हॉब्स के दर्शन से क्या संबंधित है। एक मिनट, तो देखिए इससे संबंधित है मानवीय इच्छा में कुछ भी आध्यात्मिक या इंद्रजित समावेशित नहीं है। इसका राइट आंसर ए और सी है। और सी है जीवन स्वयं में गति है। ऑप्शन ए और सी है ना राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, संकल्पनाओं में किसने इसका प्रयोग सीवी मैकफर्सन द्वारा नहीं किया गया है। तो सीवी मैकफर्सन के द्वारा जिसको ये 4 प्रतिमान उनका है, चलिए देख लेते हैं। फिर इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो क्या है, संरचनात्मक लोकतंत्र, विकासात्मक लोकतंत्र, साम्यवादी लोकतंत्र, सहभागी लोकतंत्र है। तो मैकफर्सन ने सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर है। उन्होंने इस स्वतंत्रता को विकासात्मक या सृजनात्मक स्वतंत्रता का नाम दिया। मैकफर्सन के अनुसार स्वतंत्रता का अभिप्राय व्यक्ति का अपने शरीर और क्षमताओं के आधार पर अर्जित साधनों या संपत्ति के सहारे अपनी इच्छा की पूर्ति करना है। उचित विकल्प न होने के कारण जो एनटीए है ना, इस क्वेश्चन को ही निरस्त कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 में विवेकानंद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। 1897 में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन को प्रारंभ किया। दूसरा कथन है आपका विवेकानंद ने हिमालय में अद्वैत आश्रम की स्थापना की।
ठीक है, और ए हो गया। बी, सी है विवेकानंद ने वर्ष 1918 में राजद्रोह समिति रिपोर्ट को स्वीकार किया। डी है विवेकानंद यह मत था कि किसी राष्ट्र का वास्तविक मूल्य सदैव उसकी सैन्य शक्ति या भौतिक विकास के रूप में नहीं पाया जा सकता। तो ए, बी और डी है, सी नहीं है। सी को आप ये वाला, ये नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। क्या है 44 में? तिलक के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखते हैं। तिलक का यह मानना है कि भारतीय राष्ट्रवाद की जड़ें भारतीय जनमानस की भावनाओं एवं संवेगों में निहित होनी चाहिए। फिर है बी है तिलक ने अली बंधुओं की मुक्ति के लिए कांग्रेस प्रस्ताव भी प्रस्तावित किया। सी है तिलक के अनुसार स्वराज एक नैतिक आवश्यकता थी। फिर है तिलक ने पूना न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना का विरोध किया। फिर है तिलक ने लिखा कि स्वराज आधारशिला है, न कि हमारी भविष्यगत समृद्धि का चरमोत्कर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी, सी और ई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। ग्रेवियल आलमंड ने दलीय प्रणाली को निम्नलिखित में से किस श्रेणियों में वर्गीकृत किया है? तो किस श्रेणियों में वर्गीकृत किया है? देखिए इसका राइट आंसर होगा, देख लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ शॉर्ट में वो देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है ए, बी, सी और ई। तो क्या क्या है? सत्तावादी दलीय प्रणाली है, प्रभाव और गैर सत्तावादी दलीय प्रणाली, प्रतिस्पर्धी द्विदलीय प्रणाली, प्रतिस्पर्धी बहुदलीय प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की रचना के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? प्रत्येक रियासत को अपनी उसकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आवंटन। बी है प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत के लिए आवंटन की गई सीटें मुसलमानों और सिखों तथा अन्य साधारण जनसंख्या के मध्य विभाजित की। सी है अन्य समुदाय के लिए आवंटित की गई सीटों को प्रांतीय विधानसभा के समुदाय के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होना था। डी है उपरोक्त प्रक्रियाओं में एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के साधनों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व वाले तरीके का पालन किया जाना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका ये ए, बी, सी, डी सारा कुछ सही है। एक बार मैं फिर पढ़ती हूँ, ठीक है। ए में है बोला जा रहा है प्रत्येक रियासतों को उसकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आवंटन। ठीक है, आगे है प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत के लिए आवंटित की गई सीटें मुसलमानों एवं सिखों तथा अन्य साधारण जनसंख्या के मध्य विभाजित की गई। सी है अन्य समुदाय के लिए आवंटित की गई सीटों को प्रांतीय विधानसभा के समुदाय के सदस्य द्वारा निर्वाचित होना। डी है उपरोक्त प्रक्रियाओं में एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के साधनों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व वाले तरीके का पालन किया जाना। तो सारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से किन सूचनाओं को बिना किसी अपवाद के सूचना के अधिकार अधिनियम आरटीआई से छूट प्राप्त है? तो देखते हैं एक करते हैं। देखिए वैसी सूचना जो सरकार विभाग, एक मिनट इसका आंसर देख ले, बताती हूँ मैं। इसका आंसर है ए, बी, सी, डी सारा कुछ है। ठीक है, देख लेते हैं सारा, एक एक पढ़ती हूँ। देखिए वैसी सूचना जो सरकारी विभाग की वित्तीय जवाबदेही को संवर्धित होती है, कैबिनेट बैठक की विचार विमर्श से संबंधित सूचनाएं, वैसी सूचनाएं जो किसी जांच की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करती है। डी है जजों की नियुक्ति से संबंधित न्यायिक प्रलेख। तो इसका हो जाएगा सारा कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49। निम्नलिखित में कौन सा राज्य राज्यों के गठन भाषा के आधार पर हुआ है? देखिए हरियाणा है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, नागालैंड। इसका राइट आंसर होगा ए, बी और सी। ये नहीं होगा, नागालैंड नहीं होगा।
सी, नागालैंड और मध्य प्रदेश नहीं होगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद निम्नलिखित में से कौन शामिल है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो इसमें कौन कौन है देख लेते हैं। देखिए ए, सी और डी है। तो इसमें है केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री नहीं। फिर है इसमें राज्य अथवा वित्त के प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री होते हैं। डी है वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री तथा प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जीएसटी परिषद में शामिल सदस्य कौन कौन है? केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्ष होते हैं, राज्य राजस्व और वित्त के प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री, वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री तथा प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य व्यक्ति। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का कराएंगे हम। चलिए, अगर किसी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।